मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, निजम एजकिल की बायोग्राफी। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इनके जन्म की चर्चा करेंगे कि निजम एजकिल का जो जन्म है ना, वो 16 दिसंबर 1924 को कहाँ होता है, बॉम्बे में होता है, जो कि अब मुंबई है। और किस फैमिली में, तो बेन इजराइल जूस फैमिली में इनका जन्म होता है। ठीक है, तो बर्थ डेट याद बनाए रखना, 16 दिसंबर 1924। बर्थ प्लेस यानी कि जगह, किस जगह पर, तो बॉम्बे मुंबई में। कम्युनिटी इनकी होती है बेन इजराइल। और बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इंडियन जूस फैमिली में। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, इनकी मृत्यु की बात करेंगे कि इनकी जो है डेथ कब होती है। तो निजम एजकिल कब मरते हैं, 9 जनवरी 2004 को मुंबई में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और कौन सी डिसीज से, कौन सी बीमारी से, अल्जाइमर डिसीज से इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, अगला, तो तीन चीजें ध्यान बनाए रखना है। 9 जनवरी 2004 को इनकी मृत्यु हो जाती है, मुंबई में ही इनकी मृत्यु होती है। और उस समय इनको कौन सी बीमारी होती है, अल्जाइमर नामक बीमारी होती है। ठीक है, पेरेंट्स की बात करते हैं यानी कि इनके माता पिता की। तो इनके पिता का नाम मोसेस एजकिल और माता का नाम डायना एजकिल था। ठीक है, अगर हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो इनका जो स्कूली एजुकेशन था यानी कि शुरुआती एजुकेशन था, वो कहां से हुआ है, एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल होता है, वहां से ये शुरुआती एजुकेशन लेते हैं। इसके बाद कॉलेज ज्वाइन करते हैं मुंबई में जाकर के, और उस कॉलेज का नाम होता है विल्सन कॉलेज। इसके बाद ये लंदन हायर एजुकेशन के लिए कहाँ चले जाते हैं, लंदन। और लंदन में एक कॉलेज ज्वाइन करते हैं जिसका नाम होता है ब्रिक बैक कॉलेज। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा एकदम स्पष्ट तरीके से यहाँ पर दे दिया, आप समझ भी लीजिए कि किस तरीके से। देखो, स्कूली एजुकेशन इनकी एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल, कॉलेज विल्सन कॉलेज होता है। लंदन में भी ये पढ़ने के लिए जाते हैं, ब्रिक बैक कॉलेज होता है। और कौन से सब्जेक्ट में, ये ब्रिक बैक कॉलेज में किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं, तो फिलोसफी में करते हैं। ठीक है, अब जब ये पढ़ लिख करके बहुत टैलेंटेड व्यक्ति बन गए तो इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्होंने तीनों लेवल पे पढ़ाया है। तीनों लेवल से मतलब ये है, इन्होंने कॉलेज लेवल पे भी पढ़ाया यानी कि ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एट स्कूल लेवल पे भी पढ़ाया, कॉलेज लेवल पर भी, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ाया है। ठीक है, अगला स्पाउसेस की बात करते हैं यानी कि इनकी शादी किसके होती है, तो डेजी जॉकब होती हैं। उनके साथ 1952 में इनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। इनके ऊपर एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। उनका नाम है एम एन राव। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस, इन्हीं के, ये एक पॉलिटिकल मैन होते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियन होते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस, इनके प्रभाव में, किसके, एमर राव के प्रभाव में, एजिकल बिकेम अ मेंबर ऑफ द, एक पार्टी के मेंबर बन जाते हैं। और उस पार्टी का नाम होता है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आपको समझ आ गया होगा कि एमर राव के प्रभाव में आकर एजिकल रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को क्या करते हैं, सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, अगला हम किसकी बात करते हैं, इनके हायर एजुकेशन तो तुम्हें पता ही है। चलो आगे हम जर्नी टू इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। जर्नी टू इंग्लैंड की, एक मिनट दोस्त, हाँ ठीक है, जर्नी टू इंग्लैंड की अगर हम बात करें, इंग्लैंड जब ये जाते हैं 1948 में। ठीक है, किस लिए जाते हैं, फिलोसफी का अध्ययन करने के लिए जाते हैं। वहां पर उनके अध्ययन पर एक सीएम जोड का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखना, सीईएम जोड। ठीक है, 1948 में जब ये इंग्लैंड में फिलोसफी का अध्ययन कर रहे होते हैं तो इनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। अगर ऑक्यूपेशन में हम देख लें तो 20वीं सेंचुरी के इंग्लिश जोइस पोइट हैं, प्ले राइट यानी कि नाटककार हैं, आर्ट क्रिटिक और एडिटर रहे हैं। अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की बात कर लेते हैं, जिसमें कुछ पोइटिक कलेक्शन जिन्हें आपको देख करके जाना ही जाना है। इनको हम डिटेल से भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम नाम बताएंगे। जैसे अ टाइम टू चेंज को आपको देखना है, 60 पोइम, जो कि 1953 में आई है। दी थर्ड 1959 में, दी अनफिनिश्ड मैन, ये सब इनके पोइटिक कलेक्शन है, ध्यान रखना। 1960 में द एग्जैक्ट नेम 1965 में। इसके बाद हेम्स टू डार्क, सॉरी, हेम्स इन डार्कनेस 1976 में। लेटर डे साम्स 1982 में। और ये लेटर डे साम आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। इसके बाद क्या बात करेंगे, कलेक्टेड पोइम्स ऑफ निजिम एजकिल 1952 से 88, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो ये सब चीजें हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इनके बैकअप में यानी कि शुरुआत में हम बता रहे हैं। अभी डेट बाय डेट क्रोनोलॉजिकल हम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो इनके प्लेज में, इन प्लेज को भी पढ़ सकते हो, जैसे नलिनी प्लेज को पढ़ सकते हो, मैरिज पोइम, या स्लीप वॉकर्स जो कि एक ट्रेजिक कॉमेडी है, इसको पढ़ सकते हो। ऑनर्स की अगर हम बात करें तो इनको कौन कौन से ऑनर सम्मान मिले, तो 1983 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था लेटर डे शाम के लिए।
1983 में। इसके बाद 1988 में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। अगला पॉइंट हमारा है हिज फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, यानी कि इनके पिता जो है वो बॉटनी के प्रोफेसर थे और कहाँ थे, विल्सन कॉलेज में। अगर हम उनकी माता की बात करें तो उनकी माता प्रिंसिपल थी ऑफ हर ओन स्कूल। मतलब ये हुआ कि उनके पिता विल्सन कॉलेज में बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे, जबकि उनकी माता अपने स्वयं के स्कूल की प्रधानाचार्य थी। तो तीन चीजें ध्यान रखना है, पिता प्रोफेसर ऑफ बॉटनी और कहाँ काम करते थे, कहाँ पढ़ाते थे, विल्सन कॉलेज में, और माता जो थी वो प्रिंसिपल ऑफ हर ओन स्कूल थी। अब हम इनकी कम्युनिटी की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि निजिम एजकिल बिलोंग करते थे, कहां से बिलोंग करते थे, मुंबई के मराठी स्पीकिंग जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब ये जूइश कम्युनिटी किस नाम से जानी जाती थी, बेन इजराइल के नाम से जानी जाती थी, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जो एजकिल थे वो मुंबई के मराठी भाषी यहूदी समुदाय से संबंधित थे, जिसे बेन इजराइल के नाम से जाना जाता था। मतलब कम्युनिटी बेन इजराइल होगी। और इनका एजकिल का जो रिलीजन था वो क्या, जूइश हो गया। रीजन यानी कि कहा मुंबई, और लैंग्वेज इनकी क्या हो गई, मराठी स्पीकिंग हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा कौन सा है, 1947 में ही अर्नड बीए इन लिटरेचर, और कहां से, विल्सन कॉलेज मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। 1947 में इन्होंने विल्सन कॉलेज मुंबई से लिटरेचर में बीए की डिग्री प्राप्त की थी। तो बीए इन लिटरेचर 1947 में विल्सन कॉलेज ऑफ मुंबई। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, अगला है, बोला गया है कि इन नवंबर 1948 यानी कि 1948 में ही सेल टू इंग्लैंड, ये कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए, और वहां पर जाकर के इन्होंने फिलॉसफी का अध्ययन किया था। कौन से कॉलेज में, ब्रिकबैक कॉलेज, जो कि लंदन में है। ठीक है, नवंबर 1948 में भी इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। कौन, निजिम एजकिल। उन्होंने वहां पर ब्रिकबैक कॉलेज था एक लंदन में, उसको ज्वाइन किया, और उस कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद भी वहां पे दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी का अध्ययन करने लगे। इसके बाद में वर्क ऑन अ शिप, इसके बाद इन्होंने क्या करा था, एक शिप पर भी काम किया था। जरा हम समझाते हैं। आफ्टर 3.5 year स्टे, यानी कि आफ्टर स्टेइंग इन इंग्लैंड फॉर अबाउट 3.5 year, एजकिल वर्कड हिज वे होम एज अ डेक स्क्रूबर अब्रॉड अ शिप कैरिंग आर्म्स टू इंडोनेशिया, इंडो चाइना सॉरी। लगभग 3.5 वर्ष इंग्लैंड में रहने के बाद एजकिल ने भारत लौटने के लिए एक जहाज पर डेक स्क्रूबर के रूप में काम किया। किसके रूप में, डेक स्क्रूबर के रूप में काम किया था। और वह जहाज इंडो चाइना के लिए हथियार ले जा रहा था। इसमें ध्यान बनाए रखना है, इंग्लैंड में 3.5 साल तक डेक स्क्रूबर के रूप में काम किया था। ठीक है, और एक शिप पर काम किया था जो कि इंडो चाइना के लिए क्या ले जा रहा था, हथियार ले जा रहा था। अगला पॉइंट हमारा क्या है, 1952 पर अब हम लोग आ जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, शादी करेंगे, और किससे, डेजी जैकब से। यानी कि इनकी शादी होती है और इसी साल इनका एक फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन भी आता है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना दोनों चीजें। उन्होंने 1952 में डेजी जैकब से विवाह किया, और उसी वर्ष उनका एक पहला फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन आया था जिसका टाइटल क्या था, अ टाइम टू चेंज। ठीक है, बस इतना ही ध्यान बनाए रखना। इसे फॉर्चून प्रेस लंदन ने प्रकाशित किया था। किसने, किसके द्वारा ये अ टाइम टू चेंज प्रकाशित किया गया था, वो फॉर्चून प्रेस लंदन के द्वारा। ठीक है, तो 1952 में क्या क्या हुआ, इनकी शादी हुई डेजी जैकब के साथ में। इसी साल इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन अ टाइम टू चेंज आया था। पब्लिशर कौन था, इस कलेक्शन को किसने छापा था, तो फॉर्चून प्रेस लंदन ने, और पब्लिशिंग ईयर क्या थी, 1952। ठीक है, तो 1952 में मैरिज प्लस अ टाइम टू चेंज दोनों याद रखोगी। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जरा ध्यान से समझो। बोला गया रिटर्निंग इंडिया, एजकिल ज्वाइन, जब एजकिल वापस आ जाते हैं भारत तो ये ज्वाइन कर लेते हैं किसको, इलस्ट्रेटेड वीकली को। यानी कि भारत लौटने पर एजकिल ने 1953 में द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्य करना शुरू किया, और वहां वो कितने, 2 सालों तक काम करते रहे थे। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान बनाए रखना है। ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने काम किया था, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में काम किया था। ठीक है, पोजीशन क्या थी इनकी वहां पर, तो ये एक असिस्टेंट एडिटर थे, और कब ज्वाइन किया था, 1953 में ज्वाइन किया था। लगभग वहां पर कितने सालों तक काम किया इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो 2 सालों तक काम किया था। इसके बाद हम बात करेंगे, ही पब्लिश्ड हिज सेकंड बुक, इनकी दूसरी, उन्होंने उसी वर्ष 1953 में ही उनकी दूसरी कविता पुस्तक
आई थी जिसका नाम था 60 पोइम्स, ठीक है। तो ये बस ध्यान बनाए रखना, ये 1953 में आई है, ठीक है। ही आल्सो वर्कड एज, और उस समय उन्होंने काम किया था, वर्कड एज ब्रॉडकास्टर ऑन आर्ट्स एंड लिटरेचर फॉर ऑल इंडिया रेडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि 1953 में इनकी दूसरी कविता पुस्तक 60 पोइम प्रकाशित हुई थी, यानी कि सेकेंड पोइट्री कलेक्शन था जो जिसका नाम था 60 पोइम्स, और ये 1953 में है। तो अब हमें जरा बता दो, अ टाइम टू चेंज इनका पहला पोइट्री कलेक्शन था जो कि 1952 में आया, और दूसरा पोइट्री कलेक्शन 60 पोइम्स था जो कि 1953 में आया। इसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया था, ठीक है। जब ये ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रहे थे तो किसके लिए, किससे संबंधित, यानी कि कला और साहित्य से संबंधित ब्रॉडकास्टर के रूप में काम कर रहे थे। तो ऑल इंडिया रेडियो ध्यान बनाए रखना, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने काम किया था, रोल क्या था, ब्रॉडकास्टर के रूप में, और किस फील्ड में, तो आर्ट्स एंड लिटरेचर के फील्ड में ये काम कर रहे थे। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा, ही वर्कड एज एन, यानी कि एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस कैरियर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो 1954 से 1959 तक एक एडवर्टाइजिंग, कॉपीराइटर और पिक्चर फ्रेम कंपनी थी जिसके जनरल मैनेजर के रूप में इन्होंने काम किया था। तो दो चीजें इसमें ध्यान बनाए रखना है, एक तो आपको टाइम पीरियड ध्यान बनाए रखना है, 1954 से लेकर के 1959 तक काम किया था। पहली जॉब क्या थी, किस रूप में इन्होंने काम किया था, एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर के रूप में, किसके रूप में, एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर के रूप में। और दूसरा जॉब टू, यानी कि दूसरा इन्होंने जो काम किया था किसके लिए, जनरल मैनेजर ऑफ अ पिक्चर फ्रेम कंपनी के लिए, ठीक है, जनरल मैनेजर ऑफ अ पिक्चर फ्रेम कंपनी के लिए 1954 से 1959 तक। तो दो जॉब। अगला, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, अगला है जंपो, ठीक है। आप जानते होंगे इसके बारे में अगर निजी मैजिकल को पढ़ा है। ये क्या थी, एक साहित्यिक मासिक पत्रिका थी जंपो, उसके ये को फाउंडर थे, ठीक है। तो आप समझो कि को फाउंडेड द लिटरेरी मंथली जंपो इन 1961, मतलब एक लिटरेरी मैगजीन थी जिसका नाम था जंपो, और फाउंडेड या को फाउंडेड 1961 में, और नेचर क्या था, ये एक लिटरेरी मंथली कह सकते हो, साहित्यिक मासिक पत्रिका 1961 में आई थी जिसके ये सह स्थापना यानी कि को फाउंडेड रहे थे। अगला पॉइंट हमारा क्या, ही बिकेम एन आर्ट क्रिटिक, और इसके बाद ये क्या हो गए, एक आर्ट क्रिटिक बन गए। आर्ट क्रिटिक समझते हो, आर्ट क्रिटिक एंड एडिटर कह सकते हो, ठीक है। तो निजी मैच के लिए 1964 से लेकर के 1966 तक, फिर मैं देखो अंडरलाइन कर देता हूं, 64 से लेकर के 66 तक क्या करते हैं, द नेम्स ऑफ इंडिया के कला समीक्षक यानी कि आर्ट क्रिटिक के रूप में काम करते हैं। किसके, आर्ट क्रिटिक के रूप में, द नेम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कब से कब तक, 1964 से 66 तक, द नेम्स ऑफ इंडिया में किस रूप में, एक आर्ट क्रिटिक बन गए थे, ठीक है। इसके बाद 66 से लेकर के 67 तक आ जाओ, अब नीचे, ही एडिटेड पोएट्री इंडिया। अब क्या होता है कि 1966 से 1967 तक ये क्या करते हैं, पोएट्री इंडिया का एडिशन करते हैं यानी कि संपादन करते हैं। तो दो चीजें, किसको एडिट किया, पोएट्री इंडिया को, और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1966 से लेकर के 1967 तक। अब मिथीबाई कॉलेज पे आ जाते हैं हम लोग। मिथीबाई कॉलेज को जरा समझो, यानी कि 1961 से लेकर के 72 तक ही हेडेड द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मिथीबाई कॉलेज मुंबई, यानी कि 61 से 1972 तक एक कॉलेज था जिसका नाम था मिथीबाई कॉलेज, और ये मुंबई में था। इसमें एक इंग्लिश डिपार्टमेंट था, इसके इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रमुख के रूप में काम किया था। तो मिथीबाई कॉलेज डिपार्टमेंट इंग्लिश, टाइम पीरियड क्या है 1961 से 1972, और प्लेस यानी कि मुंबई में। तो ये सब चीजें, अब विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो अगले पॉइंट में हम इनके विजिटिंग प्रोफेसर के बारे में बताएंगे कि निजे मैजकिल ने 1964 में, एक थी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, मैं अंडरलाइन भी करता चलूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, यानी कि ही हेल्ड शॉर्ट टर्म टेन्योर एज द विजिटिंग प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड, तब 1964 में, और यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी 1967 में। दोनों पॉइंट समझो कि 1964 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स और 1967 में यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अल्पकालिक कार्य किया था, यानी कि थोड़े समय के लिए। क्वेश्चन यह है कि यूनिवर्सिटी लीड्स में कब काम किया था विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, तो 1964 में, और यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी की अगर बात करें तो 1967 में। पोजीशन क्या थी उस समय दोनों यूनिवर्सिटीज में, तो विजिटिंग प्रोफेसर थे ये। अगला पॉइंट हमारा क्या है, इन 1967 वाइल इन अमेरिका, यानी कि अब एक्सपीरियंस इन अमेरिका की बात, अमेरिका के अनुभव की बात कर लेते हैं। 1967 में ही बाज इन अमेरिका ही एक्सपेरिमेंटेड
विद एलएसडी, यानी कि 1967 में अमेरिका में रहते हुए उन्होंने एलएसडी का प्रयोग किया, यानी कि सन 1967 प्लेस अमेरिका। ये तथ्य जीवनी संबंधी संदर्भ में आता है, परीक्षा में सामान्यतः कभी उनके जीवन की घटना के रूप में पूछा जा सकता है, नहीं तो कभी पूछा नहीं जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है 1974 की बात कर लेते हैं। क्या छूट गया कुछ जी, थोड़ा सा पॉइंट छूटा है। अब क्या होता है, राइटर्स वर्कशॉप ही पब्लिश दी डैम प्लेज। अब यहां पर इनके 3 प्लेज आते हैं, ठीक है। इन 1969 में ही 3 प्लेज वर पब्लिश्ड बाय राइटर्स वर्कशॉप अंडर द टाइटल दी 3 प्लेज। 1969 में राइटर्स वर्कशॉप द्वारा उनके 3 नाटकों का संग्रह होता है दी 3 प्लेज, ठीक है, उनको प्रकाशित किया जाता है 1969 में। तो ये डैम प्लेज लिख दिया है, यहां पर आप 3 प्लेज भी कर सकते हो, ठीक है। वर्क क्या था, दी 3 प्लेज था। सन कौन सी सन में आया, 1969 में। पब्लिशर कौन थे, यानी कि ये 3 प्लेज इनके किसके द्वारा पब्लिश किए गए थे, तो राइटर्स वर्कशॉप संस्था के द्वारा। जॉनर क्या था, ये प्लेज और ड्रामा थे, ठीक है। इनको डैम प्लेज भी कहा जाता है, इसलिए लिख दिया है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम देख लीजिएगा। अब 1974 में ही विजिटेड बाय द यूएस गवर्नमेंट अंडर द इंटरनेशनल विजिटर्स प्रोग्राम। 1974 में क्या होता है, जो यूएस गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है, उसके अंतर्गत इनको आमंत्रित किया जाता है। तो 3 क्वेश्चन है कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इनको इनवाइट किया जाता है कौन से प्रोग्राम में, इंटरनेशनल विजिटर्स प्रोग्राम में, और कौन सी साल होती है, 1974 होती है। इसके बाद 1976 की हम लोग बात करेंगे कि 1976 में क्या होता है। 1976 में विजिट टू ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया की विजिट करते हैं, यानी कि 1975 में ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एज अ कल्चरल अवार्ड विजिटर। 1975 में वे कल्चरल अवार्ड विजिटर के रूप में ऑस्ट्रेलिया गए। 74 में, अच्छा इसमें थोड़ा सा छूट गया, माफ करना दोस्त। 1975 में ही बेन टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया गए एज अ कल्चरल अवार्ड विजिटर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये 1975 में गए थे और कल्चरल अवार्ड विजिटर के रूप में। इसके बाद अब आते हैं अगले पॉइंट पे, बीच बीच में छूट जाते हैं, माफ करना दोस्तों। 1976 में क्या होता है, ही ट्रांसलेटेड, वो ट्रांसलेट करते हैं किसको, जवाहरलाल नेहरू पोइट्री फ्रॉम इंग्लिश इनटू मराठी, इन कोलाब्रेशन विद दी, कौन होते हैं, बिंदा नवार। तो 1976 में निजाम आजकल ने बृंदा नवार के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू की कविताओं का अंग्रेजी से मराठी में अनुवाद किया। किसकी कविताओं का, जवाहरलाल नेहरू की कविताओं का इंग्लिश से मराठी में अनुवाद किया था, और किसकी मदद से, बृंदा नवार की मदद से, ठीक है। अब कहानी और कविता के एक एंथोलॉजी संकलन का सह संपादन भी किया था। तो 3-4 चीजें हैं, साल 1976 है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की पोइट्री का ट्रांसलेशन इंग्लिश से मराठी में किया था, किसके कोलैबोरेशन में, बृंदा नवार के, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए जरा ध्यान बनाए रखना है इसको। अब हम इनके कुछ मेजर अवार्ड्स की बात कर लेते हैं कि इनको कौन कौन से मेजर अवार्ड मिले थे, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड जरूर ध्यान बनाए रखना, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ही वाज ऑनर्ड विद द पद्म श्री अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1988, यानी कि 1988। एंड साहित्य अकादमी अवार्ड इनको कब मिला था, 1983 में। इनका एक पोएट्री कलेक्शन था जिसका नाम था लेटर डे सम, बाय दी साहित्य अकादमी के द्वारा, और इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। 3 चीजें यहां पर समझना है। उन्होंने उनका एक कविता संग्रह था लेटर डे सम, उसके लिए 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। इसके बाद इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड क्यों मिला था, 1988 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 1988 में पद्मश्री मिला था। इसके बाद इंडियन पेन अवार्ड भी मिला था, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन ब्रांच ऑफ पेन, उसके लिए उन्हें पेन एक संस्था होती है कवियों की, ठीक है। तो भारतीय शाखा के सेक्रेटरी यानी कि सचिव के रूप में इन्होंने काम किया था, तो उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। ये एक संस्था का नाम है पेन। अगला, अब हम इनकी डेथ की बात कर लेते हैं और फिर इनके
आगे चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर हमारे क्वेश्चन वर्क से ही पूछे जाते हैं। तो देखो ही एक्टेड, उन्होंने काम किया था एज द सेक्रेटरी, ये हम तुम्हें सब समझा चुके हैं। प्रोलॉन्ग बैटल इन अल्जाइमर्स डिसीज, और इनको एक भूलने की बीमारी थी, यानी कि अल्जाइमर डिसीज से लंबे समय तक जूझने के बाद निजिम एजकिल का जो मृत्यु हो जाता है वो 9 जनवरी 2004 को मुंबई में हो जाता है। ये सब चीजें हम आपको शुरुआत में भी बता चुके हैं, फिर बता दिया आपको। अब आपको क्या याद रखना है कि जर्नल्स एडिटेड बाय निजिम एजकिल, एक ही जगह पर हमने सभी रख दिए हैं कि निजिम एजकिल के द्वारा कौन कौन से जर्नल्स को एडिटेड किया गया था। तो वो सब एक ही, पोएट्री इंडिया, निजिम एजकिल ने पोएट्री इंडिया को 1966 से लेकर के 1967 तक संपादन किया, और यह साहित्य और विशेष रूप से कविता से संबंधित इनकी पत्रिका थी। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, क्विस्ट की बात करेंगे। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, देखो इतने सारी हैं, और इसमें भी अब हम किसकी बात करेंगे, क्विस्ट की बात करेंगे। निजिम एजकिल ने क्विस्ट पत्रिका से जो है 1955 से लेकर के 1957 तक जुड़े रहे, और ये एक महत्वपूर्ण साहित्यिक और बौद्धिक पत्रिका थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट इम्प्रिंट की बात कर लेते हैं। अगर हम इम्प्रिंट देखें तो निजिम एजकिल 1961 से लेकर के 1970 तक इस पत्रिका से जुड़े रहे। ये उनके साहित्यिक और संपादकीय जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोडिकल है इम्प्रिंट। अगला हम बात करते हैं किसकी, पोएट्री पेज ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। ये जो एजकिल का द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के पोएट्री पेज से भी जुड़े हुए थे। ये उनके संपादकीय और कविता संबंधी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो प्रोडिकल क्या था, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। सेक्शन कौन सी जगह पर का सेक्शन में काम करते थे, पोएट्री पेज में। यानी कि अब आगे बस इतना ध्यान रखना है कि 1953 में द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में असिस्टेंट एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया था। इसके बाद ये किस में काम करते हैं, इंडिया पेन बॉम्बे में भी काम करते हैं। यानी कि निजिम एजकिल ने इंडिया पेन बॉम्बे में एसोसिएट एडिटर सह संपादक के रूप में काम किया था। तो कौन सी जर्नल और प्रोडिकल कौन कौन से थे, एक क्विस्ट था, इम्प्रिंट था, पोएट्री इंडिया था, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया था, और इंडियन पेन। ये लगभग 5 से ये जुड़े रहे थे। ठीक है, अब मेजर वर्क देख लेते हैं इनके कौन कौन से, निजिम एजकिल के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर वर्क कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम इनके पोएट्री कलेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक एक पोएट्री कलेक्शन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 1952 में टाइम टू चेंज की बात करते हैं। तो ये निजिम एजकिल का पहला पोएट्री कलेक्शन था। ये उनके कवि जीवन की शुरुआत करने वाली महत्वपूर्ण कृति है, ये कह सकते हो। तो टाइम टू चेंज 1952 में आया, फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है। दूसरा हम बात करते हैं 1953 में 69 पोएम्स। अगर हम 60 पोएम्स की बात करते हैं तो ये 1953 में आई है, और एजकिल की दूसरा पोएट्री कलेक्शन है। ठीक है, सेकेंड बुक ऑफ वर्स कह सकते हो। 60 पोएम्स करके है, 69 पोएम्स नहीं होगा, 60 पोएम्स, ये 9 हटा देना। अगला 1956 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि इज नॉट अ पोएट्री कलेक्शन, ये फेमस बुक है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, ये ध्यान बनाए रखना। अगला हम किसकी बात, इन्होंने ट्रांसलेट किया था तो उसी सेंस में है। अगला 1959 में दी थर्ड करके अगर हम बात करेंगे तो निजिम एजकिल के आरंभिक काव्य लेखन से संबंधित एक कृति है। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत सारी पोएट्री कलेक्शन को अंग्रेजी से मराठी में ट्रांसलेट किया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मत समझ लेना दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू वाला। अगला 1960 में दी अनफिनिश्ड मैन की अगर हम बात कर लेते हैं। अनफिनिश्ड मैन क्या है, निजिम एजकिल के महत्वपूर्ण कविता संग्रहों में से एक है। इसमें आधुनिक शहरी जीवन, अकेलेपन और व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष जैसे विषय आपको दिखाई देंगे अनफिनिश्ड मैन में। इसके बाद 1965 में क्या होता है दोस्त, इजेक्ट नेम आता है। इजेक्ट नेम क्या है, ये निजिम एजकिल का ये भी एक पोएट्री कलेक्शन है। अर्बन एक्सपीरियंस, आइडेंटिटी और ह्यूमन रिलेशनशिप से संबंधित प्रमुख विषय इसमें दिखाए गए हैं। 1974 की बात करें तो स्नैक स्किन एंड अदर पोएम्स की बात करेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ द मराठी पोएट इंदिरा संत। मतलब स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स 1974 एजकिल के मराठी कविता साहित्य के जुड़ाव को भी दर्शाता है, और इसमें मराठी पोएट इंदिरा संत की कविताओं के अनुवाद से संबंधित सामग्री भी आपको देखने को मिलेगी। अब हम थोड़ा ऊपर और स्क्रॉल कर लेते हैं, बात करते हैं किसकी, 1976 में
हेम्स इन डार्कनेस की बात करते हैं, ये एजकिल की प्रमुख कविता जो जितने भी पोएट्री कलेक्शन थे उनमें से एक मानी जाती है। और इसके अंदर आप देखोगे तो जीवन की जटिलताओं, अंधकार, आध्यात्मिकता और मानवीय अनुभवों की अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 1982 में, लेटर डे साम मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एजकिल की सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में से एक मानी जाती है और इसी कलेक्शन के लिए इनको 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसके बाद 1989 में कलेक्टेड पोएम्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, निजम एजकिल की कविता संग्रह है जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ये OUP ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 1989 में इसको प्रकाशित किया था। मतलब ये इनका जो कलेक्टेड पोएम्स था 1952 से 88 के बीच में, उसका पब्लिशर कौन था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस था, जो कि 1989 में इसको पब्लिश किया था। ठीक है, अगला नोट पॉइंट जरा ध्यान से समझो क्या कहा गया है। मेजर थीम की बात की गई है निजम एजकिल की, तो निजम एजकिल की जो रचनाएं होती थी उनका प्रमुख विषय होता था अलाइनेशन, यानी कि अलगाव, प्रेम, लव, अकेलापन, लोनलीनेस, कामना, काम वासना, लस्ट, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, राजनीतिक आडंबर देखने को मिलता था इनकी रचनाओं में। तो पॉलिटिकल पॉम्पेसिटी बहुत देखने को मिलती थी, या हम कह सकते हैं जो मानवीय कमजोरियां होती हैं या दुर्बलताएं होती हैं, जो ह्यूमन फॉबिल्स की बात करते हैं उनकी, और जो शहरी जीवन के असंगत और शोरपूर्ण अनुभव होता है ना, अर्बन डिसोनेंस, उनकी भी इन्होंने बहुत ज्यादा चर्चा की है। इनके प्लेज को देख लो। ठीक है, प्लेज की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेज में सॉन्ग ऑफ डेप्रिवेशन, अगर हम पहला जो इंपॉर्टेंट प्लेज है, थोड़ा ऊपर बढ़ जा भाई, 1969 में सॉन्ग्स ऑफ डेप्रिवेशन, ये 1969 में प्रकाशित होता है। एजकिल की जो नाटक कृतियों में से एक है। शीर्षक में डेप्रिवेशन का अर्थ है किसी का अभाव होना। ठीक है, डिप्राइव कर देना, यानी कि इस वर्क में मानवीय जीवन की जो सीमाएं होती हैं और उनके जो अभाव की ओर संकेत मिलता है। तो वर्क का नाम है सॉन्ग्स ऑफ डेप्रिवेशन। कौन सी साल ये पब्लिश हुआ है? 1969 में। जॉनर इसका पूछा जाएगा तो ये प्ले और ड्रामा है। दी थ्री प्लेज करके आया 1969 में ही। दी थ्री प्लेज ये 1969 में ही प्रकाशित हुआ था। इसमें निजम एजकिल के 3 नाटक शामिल हैं। ठीक है, वो 3 नाटक कौन कौन से हैं? पहला नलिनी, अ कॉमेडी इन 3 एक्ट्स, ये 3 अंकों वाला एक हास्य नाटक है, कॉमेडी है। इसमें मानवीय संबंधों और जो सामाजिक व्यवहार के हास्य एवं व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इस नाटक का नाम ही, टाइटल ही है नलिनी, कॉमेडी है, 3 एक्ट है, 3 एक्ट प्ले है, 3 प्लेज में से एक है। ठीक है, और दूसरा है इनका मैरिज पोइम 1 एक्ट ट्रेजिक कॉमेडी, यानी कि मैरिज पोइम एक 1 एक्ट ट्रेजिक कॉमेडी है। इसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों का मिश्रण मिलता है। ठीक है, अगला तीसरा अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है हमारा? द स्लीप वॉकर्स एंड इंडो अमेरिकन फार्स। ये क्या है? द स्लीप वॉकर्स एक इंडो अमेरिकन फार्स है, तो इतना ध्यान बनाए रखना। दी स्लीप वॉकर ये तीसरी है। तो इनके 3 प्लेज करके आपने समझ लिए तीनों प्लेज कौन कौन से हैं। ठीक है, स्लीप वॉकर फॉर्म क्या है? एंडो अमेरिकन फार्स है, और इसको भी 3 प्लेज में ही इंक्लूड किया गया है। तो 3 प्लेज का रिवीजन एक बार हो जाए। पहला नाटक कौन सा है हमारा? नलिनी है, दूसरा मैरिज पोइम और तीसरा स्लीप वॉकर्स। अगला हम किसकी बात करते हैं? थोड़ा और आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हमारा 1993 में डोंट कॉल इट सुसाइड। ये जो डोंट कॉल इट सुसाइड निजम एजकिल के बाद की जो नाटक कृतियां थी उनमें से एक है, जो कि 1993 में प्रकाशित हुई थी। ये भी एक ड्रामा और प्ले है। अगला हु नीड्स नो इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। निजम एजकिल की एक ऐसी नाटक कृति है जो शीर्षक का अर्थ लगभग, यानी कि जिसे किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं, ये कह सकते हो ये भी एक प्ले और ड्रामा है। तो आपको इनके प्लेज पता लग गए होंगे। 1969 में सॉन्ग्स ऑफ डेप्रिवेशन, 1969 में 3 प्लेज आए थे जिसमें नलिनी, मैरिज पोइम और स्लीप वॉकर था। इसके बाद 93 में डोंट कॉल इट सुसाइड और हु नीड्स नो इंस्ट्रक्शन, ये कुछ महत्वपूर्ण इनके प्लेज हैं। अब हम एक एडिटर कहां कहां के रहे हैं, यानी कि संपादक की बात करेंगे निजम एजकिल के। इंडियन राइटर्स इन कॉन्फ्रेंस 1964 में, तो ये 1964 में निजम एजकिल ने इंडियन राइटर्स इन कॉन्फ्रेंस का संपादन किया। ये भारतीय लेखकों और साहित्यिक विचारों जो विचार विमर्श होता है उससे संबंधित कृति है, ये मान करके चलो। तो कौन सी साल ये पब्लिश हुई? 1964 में।
इस वर्क का नाम क्या है? तो इंडियन राइटर्स इन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और एक एडिटर के रूप में इसमें निजम एजकिल ने काम किया था। 1965 में एक एडिटर के रूप में काम किया था, ठीक है, किसमें? राइटिंग इन इंडिया में। ये भी 1965 में एजकिल ने किसमें काम किया? पहला क्वेश्चन, राइटिंग इन इंडिया का संपादन किया था। यह भारत में होने वाले साहित्यिक लेखन और उनकी परंपराओं से संबंधित जो है पत्रिका थी। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? 1965 में निजम एजकिल ने एक अमेरिकी दार्शनिक और निबंधकार राल्फ वाल्डो इमर्सन की रचनाओं का चयन किया या उसका संकलन किया, एन इमर्सन रीडर संपादित किया था, ठीक है। तो कौन सी साल? 1965 में। उस वर्क का नाम था जो इन्होंने लिखा था, एन अमेरिकन रीडर। इसके बाद इसके लेखक थे जिनका कलेक्शन था राल्फ वाल्डो इमर्सन, ठीक है, एक अमेरिकी दार्शनिक और निबंधकार हैं, उनकी रचनाओं का संकलन है ये एन इमर्सन रीडर करके। उसका संपादन किया था किसने? निजम एजकिल ने। एन अमेरिकन रीडर सही है, एमर्सन रीडर्स लिख गया है, एन अमेरिकन रीडर होना चाहिए, एन एमर्सन रीडर सही टाइटल, एमर्सन, एमर्सन EMER सही तो है, रीडर्स नहीं होगा, रीडर होगा, है ना। अगला 1965 में मार्टिन लूथर किंग रीडर, ठीक है। ये एजकिल 1965 में एजकिल ने अमेरिकी सिविल राइट लीडर थे मार्टिन लूथर, ठीक है, किंग जूनियर करके, उनकी रचनाओं और विचारों का संकलन किया था और उस नाम से इन्होंने संपादित किया था इस बुक को, दी मार्टिन लूथर किंग रीडर करके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1969 में क्या है? निजम एजकिल ने एक जोसेफ किंग रीडर नामक रीडर का भी संपादन किया था, जोसेफ किंग रीडर करके। अगला ऑल माई सन्स आर्थर मिलर 1972 में। तो निजम एजकिल ने, थोड़ा ऊपर कर लें, अब समझो इसे। 1972 में क्या हुआ कि निजम एजकिल ने अमेरिकी नाटककार थे जिनका नाम था आर्थर मिलर, उनके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नाटक है ऑल माई सन्स, उसका संपादन किया था, ठीक है। अगला नेक्स्ट 1990 की अगर हम बात करते हैं तो अनदर इंडिया एंथोलॉजी ऑफ फिक्शन एंड पोएट्री, ये 1990 में निजम एजकिल की अनदर इंडिया एंथोलॉजी ऑफ फिक्शन एंड पोएट्री का संपादन किया, और ये फिक्शन और पोएट्री का एंथोलॉजी है, यानी कि संकलन है, ठीक है। तो फुल टाइटल इसका यही है, अनदर इंडिया एंड एंथोलॉजी ऑफ फिक्शन एंड पोएट्री, ठीक है। अब हम किसकी बात कर लेते हैं भाई? निजम एजकिल के कुछ लिटरेरी एसेज हैं। लिटरेरी एसेज कौन? 1965 में आइडियाज एंड मॉडर्न पोइट्री आया था। इसके बाद एक और इनका लिटरेरी एसे आया था 1965 में, द नॉलेज ऑफ डेड सीक्रेट्स। 1966 में पोइट्री एंड फिलोसफी, 1966 में हिंदू सोसाइटी, 1972 में पोइट्री एज नॉलेज। इसके बाद में ये सब इनके क्या है? लिटरेरी एसेज हैं, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। 1972 में श्री अरविंदो ऑन पोइट्री, 1972 में ही शुड बी रीड टू ऑडियंस, ये भी इनका लिटरेरी एसेज है। अब हम एसेज ऑन आर्ट क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो 1970 में मॉडर्न आर्ट इन इंडिया, 1973 में हाउ गुड इज सरबाबला, इसके बाद 1973 में पेंटिंग्स ऑफ द ईयर। अब इनके कुछ एसेज ऑन सोशल क्रिटिसिज्म पर आधारित थे, जिसमें 1963 में सेंसरशिप एंड द राइटर, 1968 में आवर एकेडमिक कम्युनिटी, इसके बाद 1971 में थोरियो एंड गांधी, 1972 में हाउ नॉर्मल इज नॉर्मेलिटी, इसके बाद 1972 में अ क्वेश्चन ऑफ सैनिटी। इसके बाद निजम एजकिल की कुछ पॉपुलर पोएम्स हैं जिनको आपको पढ़ना, एंटरप्राइजेस, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, सोप, आइलैंड, इन इंडिया, ठीक है, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? इन इंडिया के बाद दी कपल, दी एल्काना, मैरिज, गंगा, फिलोसफी, पेट्रेट, प्रोफेसर, माइनॉरिटी पोएम्स, इन दी थिएटर, अ टाइम टू चेंज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अ वुमेन एडमायर्ड, सॉन्ग ऑफ डेप्रिसिएशन, इन दी कंट्री कॉटेज, पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। इसके बाद ऊपर थोड़ा और मूव करते हैं, ज्विस बेडिंग इन बॉम्बे, ईरानी रेस्टोरेंट इंस्ट्रक्शंस, अ वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, ठीक है। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं।
इसके बाद नोट पॉइंट में जरा समझ लो क्या है। हिज पोएम्स फिलोसफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर वर पब्लिश्ड इन वैल्यूम दी एग्जैक्ट नेम 1965 में। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स के नाम दे रखे हैं और ये कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई है, कौन से वॉल्यूम में आई है, उसका नाम दे रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।